गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास से हिस्ट्री का चैप्टर 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में सबसे पहले हम लोग बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, यूरोप में सबसे पहले आया। अब समाजवाद की बात करें, रूस में सामाजिक परिवर्तनों का युग कहा जाता है इसे, और कैसे था ये सब देख लेते हैं। हमने पिछले अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्र और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना को सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं शताब्दी के पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा था। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत ऐसे हिस्से थे, बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई थी। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है, और भी बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े थे। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे जो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी संसाधनों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं को क्या फ़र्क थे, और कौन कौन सी बातें थी जो सामने थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला है। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। उदारवादी रेडिकल और उदारवादी रूढ़िवादी समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उसे छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हों। उनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। रेडिकल्स हमने पहले पढ़ा था।
मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं सदी के में रूढ़िवादी और आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, एकदम बदलाव ना किया जाए उसमें। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय रूपांतरण या कायांतरण के विभिन्न कोशिशों ने इन सभी धार्मिक या राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे, नए युग का प्रेरक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटों यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम होती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, परंतु सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके पास बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा भी की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस के ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए, राजा और के तख्ता पलटने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनसे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जेशो मैत्सिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचना को पढ़ते थे। यूरोप में समाजवाद का आना, अब समाजवाद की बात कर रहे हैं। यूरोप में समाजवाद कैसे आया, इससे पहले हम लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, या वहाँ के अमीर लोगों का राजतंत्र था, उसके खिलाफ जो लोगों ने संघर्ष करने की सोची थी उसके बारे में पढ़ते थे। अब समाजवाद की बारे में बात करेंगे। समाजवाद के पुनर्गठन की संभावना सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाज की थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद पर जाना पहचाना विचार था, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका मानना था या कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता है जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह समाज का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को
कोऑपरेटिव यानी सामाजिक समूह के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस के लुई ब्लॉक 1813-1882 में जो वहाँ के प्रशासक रहे होंगे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स जिसने दास कैपिटल लिखी है 1818 से 1882 के बीच में, फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने एक नई दिशा इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। औद्योगिक जब इंडस्ट्री लगाई जाएंगी तो उसमें पैसे की होड़ लग जाएगी, पैसा कमाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होगा, यानी कि मजदूर काम करेंगे और फ़ायदा किसको होगा? मिल मालिकों को होगा। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय में जोड़ते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था, कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उनको विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत तथा मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा, क्योंकि उन्होंने दास कैपिटल में कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। समाजवाद के लिए समर्थन 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और सामुदायिक चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का भी दबदबा बना रहा। रूसी क्रांति, रूस की क्रांति के बारे में जानते हैं। रूस की क्रांति, रूस में जो क्रांति आई थी, यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उल्ट गया। 1917 में अक्टूबर की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को भी अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अक्टूबर की जो क्रांति थी उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से या अक्टूबर घटना के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले वो क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था भाई, और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत
मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य के लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रचलन इतना नहीं था कहीं भी जितना रूस में था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी की खेती की निर्भरता 40 से 50% होती थी, से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ज़्यादातर उत्पादन कारीगरी करते थे, लेकिन कारीगरों के वर्कशॉपों के साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। उद्योगपति जिसके पास पैसा था उसने फैक्ट्री लगा ली थी अपनी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम के समय काम के जो टाइम थे के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकाम रहते थे। कारीगरों की इकाइयों वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि मजदूरों के कारखाना मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे ही काम कर पाते थे। मजदूरों के रहने के लिए कमरों में लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में आकर बस गए थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत तो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे व्यवहार से भी साफ दिखाई देता था। यदि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी, आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम रहे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी काफ़ी हड़तालें देखी जा सकती, बड़ी संख्या में हुई हैं। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्ति पर सामंतों राजशाही ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान व केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। इसके ऊपर रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच मार दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन और अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। रूस में समाजवाद
1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। 1900 ईस्वी में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीनें फ़ौरन किसानों को सौंपी जाएं। किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन रूस का एक नेता रहा है। लेनिन का मानना था किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इस आपसी विभेद के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलनों का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक दल से थे। ये सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। उत्तरपूर्व का समय 1905 की क्रांति थी रूस में जो आई थी। रूस एक निरंकुश राजशाही थी। अन्य यूरोपीय शासकों की 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया था। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुलक इलाकों के बारे में कहा जाता है, जदीदियों का भी समर्थन मिला था। रूसी मजदूरों के लिए 4 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई थी। इसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई थी। 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स श्रमिक सभा थी रूस की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1904 में एक सभा गठित हुई, मजदूरों की सभा गठित हुई, उसका नाम क्या था? रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोवा आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गेपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल जहाँ जार रहता है, जहाँ वहाँ का शासक रहता है, वहाँ के शासक के लिए जार सदुपयोग किया जाता है, के सामने पहुँचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए। इतिहास की इस घटना खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार रशिया में किस घटना को कहा जाता है? क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर के लिए। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी थी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और मध्यवर्गीय कामगारों में संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियंस की स्थापना कर दी गई। 1905 में क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी थी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। जार ने अपने ड्यूमा, अपने संसद का कहते हैं, वहाँ ड्यूमा कहा जाता है, सलाहकारी सभा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया।
वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादी और क्रांतिवादियों को बाहर रखा गया। पहला विश्व युद्ध रूसी साम्राज्यवाद। 1904 में दो यूरोपीय महागठबंधनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। 1914 में जो विश्व युद्ध हुआ था, अब पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ भी दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता आया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। इसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बदलती होती जा रही थी। जर्मन विरोधी रखरखाव भावनाओं के कारण भी लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगार्ड्स रख दिया। पेट्रोगार्ड्स कहा गया था क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जरीना, जार की पत्नी, महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। 1914-16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया की में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश के से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। ये दिखाए गए उस समय के सैनिकों के लोग। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत ही कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र के में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मन का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों में मुकाबला रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। 16 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाले छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हुई। 1916 सदी में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। ये था हमारा रूस में समाजवाद के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।